Hello, dear students. You are again most welcome in my English class. पिछली जो कविता हमने पढ़ी थी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, आपने बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लिया होगा। इस बीच कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि सर नेक्स्ट लेसन कब लेंगे, तो आपका वो इंतज़ार समाप्त हुआ। आइए अगली कविता को समझते हैं, पढ़ते हैं। ये है आपके लेसन 4 से। कविता का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, विस्मयकारी दुनिया। और इस वंडरफुल पोएम के पोएट हैं विलियम ब्राइटी रेंस। आप हैं इंग्लैंड से। इस कविता में आपने ये दर्शाने की कोशिश की है कि मनुष्य की स्थिति धरती पर क्या है। आइए एंजॉय करते हैं इस वंडरफुल पोएम को। याद रखिए, कविता की जो 4 लाइनें मैं रिसाइट करूँगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और साथ में नीचे आपको इम्पोर्टेंट मीनिंग्स भी दिख रहे होंगे, राइट। और अंत में कविता के क्वेश्चन एंड आंसर और उसकी एक्सरसाइज को हम करेंगे। अंत तक बने रहिए, राइट। आइए शुरू करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? मातृभूमि, धरती माता ने जो हमें उपहार दिए हैं, उनके बारे में सोच करके आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। निश्चित रूप से आपके मन में धरती माता के प्रति सम्मान जागृत होता है। जैसे कोई हमें गिफ्ट देता है तो उसके प्रति हमारे मन में कैसी श्रद्धा सम्मान उमड़ आता है, उससे ज़्यादा धरती माता के लिए हमारे मन में आना चाहिए। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water around you curled, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. Right? इसमें कुछ मीनिंग्स आए हैं जो आप नीचे देख रहे हैं। अब मैं इसका अर्थ बताऊंगा। महान, विशाल, विस्मयकारी, खूबसूरत धरती माता, विस्मयकारी पानी से तुम घिरी हुई हो और विस्मयकारी चमत्कारी घास तुम्हारे वक्ष स्थल पर है। हे धरती माता, तुम बहुत ही सुंदर तरीके से कपड़े पहने हुए हो इन वृक्षों के, इन घास की। अगली 4 लाइनें। The wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills and talks to itself on the tops of the hills. इन 4 लाइनों में कुछ महत्वपूर्ण जो मीनिंग्स हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं। ओवर यानी ऊपर, राइट। शेक यानी हिलाना, झकझोरना, राइट। वर्ल यानी घुमाना, मिल्स यानी चक्कियाँ, राइट। और हिल्स यानी पहाड़ियाँ। ठीक वैसे ही जो इससे पहले वाली जो 4 लाइनें थी उसमें आपने 4 वर्ड देखे होंगे। वर्ल्ड, कल्ड, राइमिंग है ये, और फिर ब्रेस्ट, ड्रेस्ड, राइट। और यहाँ भी मी, ट्री, मिल्स, हिल्स, राइट। ये विस्मयकारी हवा मेरे ऊपर है और ये जो चमत्कारी हवा पेड़ों को झकझोर रही है, ये चलती है पानी पर और घुमाती है चक्कियों को। आप देख रहे होंगे पवन चक्कियाँ।
और ये बात करती है पहाड़ियों से, ऊपर चोटियों से। तो ये 4 लाइनों के अर्थ थे। आइए अगली 4 लाइनें पढ़ते हैं। You friendly earth, how far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles। 4 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप। फर्स्ट लाइन में लास्ट है गो, सेकंड में फ्लो, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और थर्ड में आइल्स, आइलैंड से छोटा होता है आइल, राइट। और फोर्थ लाइन में आइल्स से मिलता है माइल्स, राइट। आइए अर्थ करते हैं। हे मित्रवत पृथ्वी, कितनी दूर तक तुम जाती हो, गेहूं के लहलहाते खेतों से बहती हुई नदियों तक, शहरों से बगीचों तक, और खड़ी चट्टानों से छोटे छोटे द्वीपों तक, और तुम्हारे ऊपर लोगों के साथ हज़ारों मीलों तक। इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद करना है, नोट करना है, राइट। जैसे वीट फील्ड हैं, फ्रेंडली हैं, गार्डन हैं, और क्लिफ्स हैं, आइल्स हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब कविता की अंतिम लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत से प्रश्नों के उत्तर यहाँ छुपे हुए हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, I tremble to think of you world at all. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think and the earth cannot. आपने इसमें कुछ शब्द गौर किए होंगे जिनकी आवाज़ एक जैसी है, राइमिंग। जैसे फर्स्ट लाइन में स्मॉल, सेकंड में इट ऑल, थर्ड में टुडे, और उसी से मैच करती हुई है फोर्थ में से, टुडे टू से, डॉट कैन नॉट, राइट। इसमें कुछ मीनिंग्स, महत्वपूर्ण मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप नोट कीजिएगा। आइए अब इसका अर्थ कर लेते हैं। हे धरती माता, आप इतनी महान हो और मैं इतना छोटा, मैं कांप जाता हूँ आपकी महानता के बारे में सोच कर ही। और आज जब मैं अपनी प्रार्थनाएं कह रहा था तो एक आवाज़ मेरे अंदर से आई जो कह रही थी धीरे से, तुम पृथ्वी से भी कुछ ज़्यादा हो, हालांकि हो एक बिंदु के समान। तुम प्रेम कर सकते हो और सोच सकते हो जो पृथ्वी नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सुंदर कविता को ध्यान से सुना। आप भी इसको पढ़ना 2-3 बार, अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया है। कविता बहुत ही सुंदर चित्र दिखाती है धरती माता का और उसके साथ मनुष्य का रिश्ता। डियर स्टूडेंट्स, कविता के अंत में अब हम हल करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आपके बुक के पेज नंबर 32 पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दी हुई हैं, ध्यान से देखिए आप। नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 वंडर, नंबर 3 होप एंड नंबर 4 फेथ। इनकी मीनिंग तो आपको पता ही है। ब्यूटी यानी सौंदर्य, वंडर यानी चमत्कार, होप यानी आशा, और फेथ मीन्स भरोसा या विश्वास।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वो होती हैं जिन्हें देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी है। तो अब इसको हमें बनाना है एडजेक्टिव। ब्यूटी को एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो ब्यूटी का वाई हटाइए और उसमें FUL लगा दीजिए, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव जो नाउन को परिभाषित करते हैं, जैसे सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। कैसे सीता? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटी को हमें वर्ब बनाना है तो ये हो जाएगा, वर्ब यानी क्रिया, ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना, राइट। अब अगला इसका कॉलम है एडवर्ब, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ब्यूटीफुल में एक और एल लगाकर वाई लगा दिए, ब्यूटीफुली, यानी ही रोट ब्यूटीफुली, उसने सुंदर तरीके से लिखा। ठीक है, ये है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब में अंतर, राइट। अगला है वंडर, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा वंडरफुल, इसका वर्ब वंडर ही रहेगा और इसका एडवर्ब होगा वंडरफुली, राइट। होप, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा होपफुल और वर्ब होगी होप और एडवर्ब होगा होपफुली। फेथ, एडजेक्टिव होगा फेथफुल, इसका वर्ब होता ही नहीं, राइट, और एडवर्ब होगा फेथफुली, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आपको लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिएगा, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जो धरती है उसकी वेशभूषा क्या है, अटायर क्या है। तो हमने पढ़ा था वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड इज द अटायर ऑफ द अर्थ, इसका आंसर होगा, यानी जो समंदर का पानी है और ज़मीन पर जो हरियाली है वही धरती की पोशाक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, पोएम में कौन से उसके एक्शन डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपने देखा होगा पेड़ों को हिलाना, पानी पर चलना और चक्कियों को चलाना, ये उसके एक्शन थे। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के व्हाट को हटाना है और क्या लिख देना है, शेकिंग ऑफ ट्रीज, मूविंग ऑन वाटर एंड मेकिंग द मिल्स, एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड, कवि धरती को अपना मित्र क्यों मानता है। तो आपको मालूम है धरती हमें क्या देती है, खाने के लिए भोजन, राइट, पीने के लिए पानी और रहने के लिए आश्रय। तो आंसर क्या होगा? द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज ए फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड, वाटर एंड शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, यानी किस चीज़ को सोच करके, यानी कौन सी चीज़ कपा देती है कवि को। तो द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। तो the capacity of man's thinking and loving makes the poet think that man is the greatest creation of God। मतलब व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है और प्रेम करने की क्षमता है, वही कवि को सोचने पर विवश करती है कि मनुष्य भगवान का सबसे श्रेष्ठ कृति है, रचना है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बहुत ही बढ़िया सुंदर कविता। मुझे आशा है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथ में इसकी जो
एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपके हो चुके हैं। आप इसको और अगर समझ नहीं आता तो एक बार और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और यदि और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप क्वेश्चन करें। और अगले लेसन को समझने के लिए ये जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, इसको दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको अगले पार्ट के लिए नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।